बच्चों, let's read this question. The question says 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surroundings expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atm. In this process, the change in entropy of surroundings in joule per Kelvin is, हमें 1 लीटर एटीएम दिया हुआ है 100 to 1.3 जूल के बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5.763, ऑप्शन बी दिया है 1.013, ऑप्शन सी दिया है -1.013, ऑप्शन डी दिया है -5.763. The key concept for this question is irreversible isothermal expansion. हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया है ना कि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो जब भी कहीं ये बोले कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है हमारा एक्सपेंशन, तो ऑलवेज रिमेंबर वहां पे कैसा एक्सपेंशन रहेगा, वहां पे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा टर्म है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का क्या मतलब है? आइसो मतलब होता है सेम और थर्मल मतलब, थर्मल इज बेसिकली रिलेटेड विद टेम्परेचर, राइट। थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल का मतलब हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी कहीं भी ये लिखा रहे कि आइसोथर्मल है तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, ठीक। इरिवर्सिबल मतलब कि हमारे पास कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, भी एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन बेसिकली क्या मतलब हुआ? एक्सपेंशन में क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम बढ़ता है। जहाँ पे भी वॉल्यूम हमारे सिस्टम का या हमारी बेसिकली गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हमारे पास हो रहा है एक्सपेंशन, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आए हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें बोला है कि 1 मोल है आइडियल गैस का, कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे, राइट। जो एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, देखो 1 लीटर से 2 लीटर हो गया, फिर अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm. In this process, the change in entropy of surroundings in joule per Kelvin is, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये है डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज रिटन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. This is basically the mathematical form of first law of thermodynamics. Okay? अब अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया, यानी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। और जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ना, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू n CV डेल्टा टी. अगर हमारे पास डेल्टा टी 0 हो गया तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है ना वो भी क्या हो जाएगी? वो भी हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी विल बी 0 इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमारे पास Q क्या आ जाएगा? Q विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ W. आई होप ये चीज क्लियर हुई हो आपको, ठीक। नाउ हमारे पास W क्या होता है? W is basically minus P external delta V, right? डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा V को लिख सकते हैं माइनस P external V2 माइनस V1. V2 हमारे पास क्या है? V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा और V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम होगा। और अगर हम लोग बात करें P एक्सटर्नल की, तो P एक्सटर्नल हमारे पास कितना दिया हुआ है? P एक्सटर्नल हमारे पास दिया हुआ है 3 atm और V1 दिया है 1 लीटर और V2 दिया है 2 लीटर्स। तो P एक्सटर्नल विल बी
3 atm. V2 will be 2 liters minus 1 liter, right? This will come out to be minus 3 atm liter. Fine. अब हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो एटीएम लीटर होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे. तो देखो मेरे पास दिया हुआ है ना 1 एटीएम लीटर इज बेसिकली इक्वल्स टू 101.3 जूल्स. तो हमारे पास अगर अच्छा पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं. हमें W पता चल गया ना. तो अकॉर्डिंग टू ये जो इक्वेशन 1 थी W हमारे पास है -3 एटीएम लीटर, राइट. तो हीट क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हमारे पास हीट हो जाएगी माइनस ऑफ -3 एटीएम लीटर, राइट. क्या आ जाएगा हमारे पास ये 3 एटीएम लीटर आ जाएगा. अब हम लोग जानते हैं कि 1 एटीएम लीटर इज बेसिकली इक्वल्स टू 101.3 जूल्स, राइट. तो 3 एटीएम लीटर कितने जूल्स के बराबर हो जाएगा. Q will be equals to 3 into 101.3 joules, right. कितना आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 303.9 जूल्स. ठीक है. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. ये जो हीट आई ना हमारी ये किसके रिस्पेक्ट में आई है. ये हमारे सिस्टम के रिस्पेक्ट में आई है. ठीक है. और हमारे क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में पूछा था. सराउंडिंग के रिस्पेक्ट. अब इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर हमें सराउंडिंग की हीट निकालनी है तो सिस्टम ने हीट लूज की, राइट. अगर सिस्टम ने हीट रिलीज की तो क्या करेगी वो सराउंडिंग में करेगी. तो उस हीट को अब्जॉर्ब कौन करेगा हमारा सराउंडिंग, राइट. सिस्टम ने अगर हीट रिलीज की तो उसको अब्जॉर्ब कौन करेगा उसको अब्जॉर्ब करेगा हमारा सराउंडिंग. यानी जो हीट हमारे सिस्टम ने गेन की वो अमाउंट ऑफ हीट हमारे सराउंडिंग में लूज की होगी. यानी बेसिकली जो उन दोनों की हीट का रिलेशन होगा हमारे पास वो क्या होता है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एडिटिव इनवर्स होता है. ठीक है. हीट ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ हीट ऑफ सिस्टम. हीट ऑफ सराउंडिंग हमारे पास क्या आ जाएगा. हीट ऑफ सराउंडिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 303.9 जूल्स. ठीक. अब एंट्रोपी निकालनी है हमको. एंट्रोपी इज बेसिकली इक्वल्स टू हीट ऑफ सराउंडिंग बाय टेम्परेचर. ठीक है. हीट ऑफ सराउंडिंग हमारे पास कितना दिया हुआ है. हमारे पास हीट ऑफ सराउंडिंग कितना आया था. हीट ऑफ सराउंडिंग आया था -303.9 जूल्स. टेम्परेचर हमारे पास था 300 केल्विन. ठीक है. ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -1.013 जूल पर केल्विन, राइट. तो ये हमारे पास क्या है ये है एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग. ओके. एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विल बी -1.013 joule per Kelvin. Coming back to the question, correct answer for this question will be option C. -1.013 joule per Kelvin will be the entropy change of the surroundings. I hope you understood it well. Thank you and all the best.